फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं पढ़ो। सो टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल। आज हम कोशिका पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग हर कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हर साल लगभग इससे एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, 6 मार्क का हो या 15 मार्क का हो। इस टॉपिक से सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम इस टॉपिक की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ व्हाट आर सेल्स, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सो दे आर बेसिकली द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में कहें तो ये एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जिन्होंने कॉक सेल का एनालिसिस किया था। उसके बाद एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को एनालाइज किया था। सेल के एग्जाम्पल हम टिश्यूज पढ़ चुके हैं, इसलिए अब सेल के एग्जाम्पल लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूरॉन, स्पर्म, ओवम, ये सारे के सारे सेल के एग्जाम्पल हैं। मूविंग अहेड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। सेल की विशेषताएं क्या होती हैं। The first important characteristic of a cell is that they are capable of independent existence. ये स्वतः जनन की सामर्थ्य रखते हैं। Second is they perform certain basic function. इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेल कुछ बेसिक फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं जो इंट्रासेल्युलर प्रोसेसेस कहलाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सेल के भीतर ही होते हैं। Therefore, it is capable of independent existence and it has the capability to replicate. Third is they contain heredity information. ये heredity information, as we all know, is contained in the form of DNA and genes. ये DNA और genes exactly located कहाँ होते हैं, ये भी हम अपनी क्लास में आज देखेंगे। Moving further, we will study the structure of cell. तो इधर पर हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम रखा है। आप इसका एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर सकते हैं। डिटेल्स में हम इसको आगे पढ़ेंगे ही। आप देख सकते हैं कि दोनों ही सेल के बीच में एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो प्लांट सेल है उसमें जो बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला एक ऑर्गेनल है उसे हम वैक्यूल कहते हैं, जबकि यही वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत सारे हैं और छोटे छोटे हैं। इसके अलावा हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, इन सब को भी स्पॉट कर सकते हैं। सेल के अंदर एक जो लिक्विड फील्ड है, जो आप ग्रीनिश सब्सटेंस दोनों सेल में देख रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके साथ ही एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक मेजर डिफरेंस यह भी है कि एनिमल सेल इलिप्टिकल या स्फेरिकल शेप में होता है, जबकि प्लांट सेल एक हेक्सागोनल शेप में होता है। Moving further, I have already discussed in the last slide that there are certain differences which can be easily spotted in the animal cell and plant cell. In animal cell generally it is elliptical in shape, मैंने पहले बताया, जबकि प्लांट सेल हेक्सागोनल तरीके का है। वैक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और छोटे हैं एनिमल सेल में, जबकि वैक्यूल जो है वो लार्ज और एक है। अब इसी वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में, it is pushed back to the side of the cell, जबकि एनिमल सेल में यही जो न्यूक्लियस है ये सेंट्रली लोकेटेड होता है जनरली। The most important difference between plant cell and animal cell is that in animal cell cell wall is absent. ये cell wall होती क्या है हम आगे देखेंगे, पर at the moment एक नोटवर्दी पॉइंट यह है कि हमें यह ध्यान में रखना है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। It is absent in animal cell. When we study cell structure, so for the systematic study of cell structure it is divided into 3 components. इसे 3 भागों में हम डिवाइड कर पढ़ते हैं। First part is cell membrane, second is nucleus and third is cytoplasm. And in this cytoplasm only we study various cell organelles like ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, lysosome. So now let us start with the first topic, that is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, या प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दैट इट इज थिन, फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का अर्थ यह होता है कि केवल सिंगल डायरेक्शन में ही ये मूवमेंट अलाउ करती है, और यह बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल में एग्जिस्ट करती है। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो है वो वायरसेस में नहीं होती है। फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, आइए अब हम यह देख लेते हैं।
सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि सेल के बाहर जो भी एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है और सेल के अंदर जो भी एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, इन दोनों एनवायरनमेंट्स को सेपरेट करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो हम ये नहीं कह पाते कि कौन सा सेल हेक्सागोनल है और कौन सा सेल इलिप्टिकल है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही, यहाँ पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होने के कारण केवल यह सिलेक्टिव मूवमेंट ही अलाउ करता है, जिससे जो सेल का इनर कंपोनेंट है उसको एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। नाउ endocytosis. What is endocytosis? Endocytosis is engulfing food or other material from the external environment. जैसे कि अमीबा में हमने ये देखा होगा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू लेता है। इसके जो फॉल्स फीट, जिन्हें हम सूडोमोनास भी कहते हैं, वो ग्रो करते हैं और धीरे धीरे ये सूडोमोनास जो न्यूट्रिएंट है जो सेल के एनवायरनमेंट के बाहर एग्जिस्ट करता है उनकी तरफ वो ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद उन्हें फाइनली अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल को हमें सिर्फ प्लांट सेल के कंटेक्स्ट में ही समझना है। इट इज ओनली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल because it is only present in plant cell. It is made up of cellulose. It is permeable. ये भी permeable होती है लेकिन ये semi permeable नहीं होती, यानी कि ये two-way movement allow कर सकती है। Now what are the functions of cell wall? Cell wall का basic function होता है कि जो plant cell है उसको एक proper shape दे, जिसे हम hexagonal shape में देख ही चुके हैं, और एक structural support दे। At the same time it enables the plant cell to withstand much greater changes in the surrounding medium without bursting. इसको हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेट करके भी देख सकते हैं, जहां पर सेल विदाउट बर्स्ट किए अपना स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन कर सकता है विदाउट बर्स्टिंग। Therefore, it is very important with respect to plant cells. The next component of structure of cell is nucleus. इसे हिंदी में हम केंद्रक भी कहते हैं। Now it is dubbed as brain of cell. यह सेल का दिमाग भी कहलाता है। It is spherical और elliptical in shape. इसके अंदर भी कुछ components होते हैं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। इन चारों कंपोनेंट्स को अब हम एक एक कर देखते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हिंदी में केंद्रक झिल्ली भी कहा जाता है। Now केंद्रक झिल्ली होता क्या है? इट इज अ डबल लेयर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। यह एक डबल लेयर की कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है। द आउटर लेयर ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट। अब डायग्राम में देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है जिसे मैंने ग्रीन एरो से डिनोट किया है, और ये जो रेड कलर का एक सर्कुलर पेरिफेरी मैंने बनाकर दी है, इसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ केंद्रक झिल्ली? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन होते हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड होता है, इसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के अंदर का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसको अलग करता है। द माइक्रोपोर्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे हम केंद्रक रस भी कहते हैं। It is basically a liquid present inside the nucleus and is also made up of protein and phosphate and nucleic acid. It is composed of nucleolus and chromatin. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर जो भी एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस आप देख रहे हैं उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और यह बना हुआ होता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और फॉस्फेट से। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर एक कॉन्सेंट्रेटेड सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और क्रोमेटिन कहते हैं। मूविंग फर्दर, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? इसे हम हिंदी में केंद्रिका भी कहते हैं। केंद्रिका इज बेसिकली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने ये पिछले स्लाइड में भी समझा है। नाउ इट इज अ सीट ऑफ सिंथेसिस ऑफ rRNA. What is rRNA? rRNA is ribosomal ribonucleic acid. Therefore, it is also known as the storehouse of rRNA. What are chromatin? Chromosomes, जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का भी प्रयास किया है। तो chromosomes are basically rod-shaped structure inside the nucleus. They are visible only at the time of cell division. Since they are visible at the time of cell division only, therefore in the normal phase of cell cycle, they are found as chromatin material. Now what are chromatin material? Chromatin material are thread-like structure present when the cell is not dividing, that is in the normal phase. तो हम इसे यह कह सकते हैं कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे के समान एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और जब यही सेल अपने डिवीजन वाले फेज में आ जाता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो नीले रंग के क्रोमोसोम्स हैं उनके भीतर ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये धागे की तरह एक गिर्री पर लिपटा हुआ होता है। ये गिर्री को हम एक हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और दोनों ही क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल जो है इसी प्रोटीन से और डीएनए से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, इसे हम हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ऑफ विस्कस नेचर, यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सेल मेम्ब्रेन के भीतर पाया जाता है। दिस इज अ पार्ट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। Nuclear envelope is basically everything contained within the nuclear membrane. So, cytoplasm is the liquid present between the nuclear membrane and the cell membrane. All the cell organelles are found in the cytoplasm. Importance क्या है? इसका importance यह है कि it is the main arena, यह वह क्षेत्र है एक सेल के भीतर जहां पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और यह दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स दी हैं, इन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे कि पहला माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तीसरा गोल्गी एपेरेटस है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इस साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं या साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। इन्हें हम अब एक एक कर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पहला सेल ऑर्गेनल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम गणाभ सूत्र भी कहते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज डब्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज इलिप्टिकल इन शेप। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक हॉलो इलिप्टिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है, it is very important function also. It has been asked in exam various times that it converts energy into such form as is usable by ATP. इसका क्या मतलब है? देखिए, जो एनर्जी सेल ऑब्टेन करता है थ्रू वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस वो उसी फॉर्म में यूज नहीं की जा सकती है। सेल जिस फॉर्म में एनर्जी यूज करता है उसे हम कहते हैं ATP। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ATP है इसको बनाने में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। Now, mitochondria also has its own DNA and ribosome and prepares its own protein. तो इनके भीतर इनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है जिनकी मदद से यह अपना खुद का प्रोटीन भी बनाते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम are dubbed as suicidal bags और atom bombs of a cell. इसे हम सुसाइडल बैग या सेल का एटम बॉम्ब भी कहते हैं। What is their importance? They are the waste disposal system of a cell. How are they able to dispose the waste? ये अपना वेस्ट डिस्पोजल का काम किस प्रकार कर सकते हैं? इनके भीतर एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं ये वह एग्जिस्ट करता है जिसके कारण ये किसी भी चीज को एंगल्फ कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है? सिंस इनके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है, देयरफॉर इनका जो मेन काम है वह यही है कि यह एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पार्टिसिपेट करते हैं दो प्रोसेसेस के माध्यम से जिन्हें हम फेगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। देखिए, जब कोई मटेरियल या सब्सटेंस सेल के एनवायरनमेंट के बाहर यानी कि मेम्ब्रेन के बाहर होता है तो उसे जब सेल अंदर खींचता है, अपने अंदर एनगल्फ करता है, उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई सेल पैथोजेंस को एनगल्फ करता है तो उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? बेसिकली वो फॉरेन मटेरियल जो सेल के लिए हानिकारक होते हैं, जनरल टर्म्स में हम उन्हें पैथोजेंस कह सकते हैं। तो जब
इन फॉरेन मटेरियल्स जो हानिकारक होते हैं सेल के लिए, उन्हें अपने अंदर एनगल्फ करता है सेल, उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं और इसे हम एंडोसाइटोसिस का ही एक पार्ट समझते हैं। अब एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस मतलब द प्रोसेस विच इज ऑपोजिट टू एंडोसाइटोसिस, दैट इज द सेंडिंग ऑफ मटेरियल आउट फ्रॉम सेल बॉडी टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर जो सेल होता है वो वेस्ट मटेरियल को जो सेल के अंदर डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है उसे एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर भेज देता है। अगला फंक्शन जो लाइसोसोम का होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ यूजलेस सेल्स एंड रिप्लेस देम विद न्यू सेल्स। देखिए, जो डेड सेल होते हैं उन्हें रिप्लेस करके जो नए सेल बनाने का काम होता है वो भी लाइसोसोम करता है। Therefore, they also act as a body defense system. Now, an important question, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि हम इसे सुसाइडल बैग आखिर कहते क्यों हैं? देखिए, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जब सेल के अंदर का मेटाबॉलिज्म इस हद तक डिस्टर्ब हो जाता है कि एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद भी उसे वह करेक्ट ना कर पाए, तब लाइसोसोम जो होता है वो बर्स्ट करता है और जो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है सेल को ही एनगल्फ कर लेता है, वो उसी को ही डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम। अब सेल के भीतर कुछ ग्रेन्युलर, कुछ दानादार स्ट्रक्चर देखते होंगे, उन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने यह दर्शाने का प्रयास किया है, जहां पर इस रेड सर्कल के भीतर आप कुछ दानेदार स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये दानेदार स्ट्रक्चर सेल में इंडिपेंडेंटली भी मिलेंगे और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी चिपके हुए मिलेंगे, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स आर बेसिकली द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन बनता है एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम हिंदी में अंतरपर्दव्य जालिका भी कहते हैं। नाउ व्हाट आर दे? दे आर बेसिकली लार्ज नेटवर्क है ट्यूब्स और शीट का एंड दे आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन। तो सिंस दे आर शीट्स एंड ट्यूब्स, ये ट्यूब और शीट के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट करने का होता है। दे आर बेसिकली अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे एक्सटेंड, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इन पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इन पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, जो दानादार राइबोसोम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका हुआ है, इसीलिए हम इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं चिपका हुआ है, इसलिए हम उन्हें स्मूथ समझते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं? इसे हम हिंदी में गोल्गी यंत्र भी कहते हैं। ये दिखते कैसे हैं? दे आर बेसिकली फ्लैट सैक्स। These flat sacs are called as cistern and they are arranged parallel to each other. तो ये जो फ्लैट सैक्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे सैक के फॉर्म में स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है बेसिकली। वेसिकल क्या होता है? वेसिकल एक ट्यूब होता है जिसके भीतर लिक्विड पाया जाता है और वह एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, यानी कि हम वेसिकल को एक नली के समान समझ सकते हैं। ये जो गोल्गी बॉडीज होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती हैं और इनका फंक्शन वही होता है जो एक एक्सटेंडेड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम समझ सकते हैं। जैसे कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका स्टोरेज, उनका सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट का जो भी काम है वह मैनेज करता है गोल्गी अपैरेटस। इसीलिए हम इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो गोल्गी बॉडीज प्ले करती हैं वो यह है, सेल के भीतर जो लाइसोसोम होते हैं वो फॉर्म होते हैं गोल्गी बॉडीज में। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। इसे हम हिंदी में रिक्तिकाएं भी कहते हैं। वैक्यूल्स को समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में मैंने डायग्राम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है कि प्लांट सेल में वैक्यूल एक होता है, कम संख्या में होते हैं
और ये बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। इनका कोई भी शेप नहीं होता है और इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कंटेन करता है वाटर। व्हाट काइंड ऑफ वाटर, किस प्रकार का वाटर? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वाटर। व्हाट आर देयर फंक्शन? Their function is to collect the food stuff and they also maintain the turgidity of cell. Turgidity of cell का मतलब यह होता है कि जो सेल का नॉर्मल शेप है, यानी कि जिसे हम फ्लैसिड सेल भी कहते हैं, वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सेल ना तो ज्यादा फूले और ना ज्यादा सिकुड़े। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, जिसे हम हिंदी में लवक भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड जो है स्पेसिफिक कलर बियर करते हैं, ये अलग अलग रंगों के होते हैं। ये अलग अलग रंगों के इसलिए होते हैं बिकॉज दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट दे बियर, दे आर क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जिस प्रकार का पिगमेंट इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, उनके आधार पर हम इसे 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और हम इसे फोटोसिंथेसिस में भी याद रखते हैं कि ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह येलो कलर का पिगमेंट बियर करता है। लास्ट इज सेंट्रोसोम। तो फ्रेंड, सेंट्रोसोम जो है यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये बेसिकली एक टी शेप स्ट्रक्चर है जहां पर 2 सिलेंड्रिकल हैं जो टी शेप फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल डिवीजन में एड करता है, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में एड करता है, जिसे हम अगले टॉपिक सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। So friends, this is all for today's class. I hope you have enjoyed the session and अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो feel free to ask in the comment section और कोई भी सजेशन हो तो we are open to it. धन्यवाद।